नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। पश्चिम बंगाल में यास तूफान का कहर खत्म हो चुका है, लेकिन अब बंगाल में सियासी तूफान शुरू हो चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच नाराजगी शायद अभी दूर नहीं हुई है। शुक्रवार को यास साइक्लोन से हुए नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में समीक्षा बैठक में नहीं पहुंची और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय राज्य मंत्री देबश्री चौधरी और कुछ अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। दावा किया गया कि ममता बनर्जी के ऑफिस से कथित तौर पर सागर द्वीप से आपको बताएं कि कलाई कोंडा पहुंचने में 20 मिनट की देरी के लिए कहा गया था। उस वक्त उनका हेलीकॉप्टर एयरबेस पर 15 मिनट तक हवा में ही रहा, वो नीचे नहीं उतरे और साथ में ममता बनर्जी जब एयरबेस पहुंची तब तक समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की व्यक्तिगत मुलाकात हुई, जहां उन्होंने दस्तावेज सौंपे और 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान का पर्चा भी प्रधानमंत्री मोदी को थमा दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी दीघा के लिए रवाना हो गई। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी के द्वारा प्रधानमंत्री को आधे घंटे तक इंतजार कराया गया, 20 मिनट तक इंतजार कराया गया। और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने सीधे तौर पर टीएमसी और ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने भी ट्वीट करके एक बार फिर से ममता बनर्जी पर निशाना साधने की कोशिश की है। मैं और सेंट्रल मिनिस्टर देबश्री चौधरी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, हम लोग का कुछ सुझाव मौका मिला था। जो तबाही हुआ वास के लिए, खास करके सुंदरबन एरिया और ईस्ट मिदनापुर का जो सटे हुए एरिया है बे ऑफ बंगाल का, उसका जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान के लिए हम लोग ने कुछ रिक्वेस्ट किया। प्रधानमंत्री ने सब गंभीरता का पूर्वक उन्होंने सुना, कुछ काम निश्चित करेगा। घटनाएं घटी थी, हमारी विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी जी और मैं पूरा चित्र जो है वो इसके बारे में जानकारी कराए हैं और प्रधानमंत्री जी वो भी सोचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री जबकि कोई घटनाएं, कोई हादसे घटते हैं, तब तुरंत 48 घंटा के अंदर यहाँ पहुँचना, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री जब शुरू किया है उसी समय प्रधानमंत्री जी खुद आ चुके हैं। ये पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ही बड़े पावने होते हैं और हम इतना ही बोलेंगे पश्चिम बंगाल की तरफ से प्रधान। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उसी का करते हैं पंजाब से। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की OCCU टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने 2 नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बताएं कि जगरांव से ASI की हत्या के मामले में जो गैंगस्टर थे वो फरार चल रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बलविंदर सिंह और दर्शन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी इस पूरे मामले को लेकर हैं और ऐसे में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ANP न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट की टीम ने ये कार्रवाई की है और इसके साथ ही उनको सफलता ये मिली है कि दोनों गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन लोगों के ऊपर एक पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ANP न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से पूछताछ भी की जाएगी और साथ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। आपको यह भी बताते चले कि जगरांव ASI की हत्या के मामले में दोनों फरार चल रहे थे और उस पूरे मामले को लेकर लगातार जो पुलिस थी वो छापेमारी कर रही थी और आज ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है और ऐसे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रुख फिर से बंगाल का करते हैं, जहां पर सियासी दौर का तूफान शुरू हो चुका है, लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा, तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में शामिल होना मुख्यमंत्री और अधिकारियों के लिए राज्य और राज्य के लोगों के हितों का विषय था। टकराव का ये रुख बीमार राज्य और लोकतंत्र की निशानी है। बैठक में मुख्यमंत्री और अधिकारियों का हिस्सा न लेना संवैधानिक और कानून के अनुरूप नहीं है। तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा यह ट्वीट करके एक बार फिर से ममता बनर्जी पर निशाना साधने की कोशिश की गई, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब वहां पर
इसको लेकर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि कई अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। दिल्ली में उन लोगों को बुलाया गया है। साथ में इसको लेकर जो सियासी दौर है वो भी जारी है। लेकिन राज्यपाल लगातार जिस तरीके से राज्यपाल मुख्यमंत्री को लेकर अपनी बातें कहते नजर आते हैं, एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि कल की जो बैठक थी, जो महत्वपूर्ण बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी बंगाल और बंगाल के लोगों के लिए एक विषय पर चर्चा कर रहे थे। जिस तरीके से नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा बैठक कर रहे थे और ऐसे में वहां पर पहुंचना यह जरूरी था मुख्यमंत्री का, अधिकारियों का, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे और ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है। ये बीमार और कमजोर राज्य की निशानी है। तो तमाम जो बातें हैं ये राज्यपाल के द्वारा कही गई हैं। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि बीजेपी के जो नेता हैं वो भी इस पूरे मामले को लेकर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर उन्हें 20 मिनट तक इंतजार प्रधानमंत्री मोदी को कराया, जबकि अगर टीएमसी की हम बात करें तो टीएमसी का दावा यह है कि उन लोगों को यह सूचना दी गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी 20 मिनट की देरी से वहां पर पहुंचने वाले हैं और इसी वजह से इस तरह की स्थिति समय को लेकर बनी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एक व्यक्तिगत मुलाकात जरूर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में ममता बनर्जी की हुई थी और उस दौरान उन्होंने तमाम जो जरूरी कागज थे वो प्रधानमंत्री को सौंप दिए और उसके साथ ही 20,000 करोड़ के नुकसान का पर्चा भी प्रधानमंत्री को सौंप दिया। लेकिन सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि बीते रोज प्रधानमंत्री मोदी 2 राज्यों के दौरे पर गए थे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर खासा नुकसान यास तूफान का देखने को मिला है। लेकिन वहां की अगर हम बात करें ओडिशा की, तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वहां पर न सिर्फ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया बल्कि उन्होंने अपनी स्थिति से जो तमाम जो हालात वहां के रहे उनसे रूबरू भी कराया और साथ में किसी भी तरह की मदद से इनकार भी कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराने की बात कही जा रही। तो दूसरी तस्वीर जो थी वो सामने आई बंगाल से, जहां पर समीक्षा बैठक करनी थी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री को शामिल होना था, लेकिन मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल नहीं हुए और इसी के साथ में कई अधिकारी भी शामिल हुए नहीं हुए, जिसके बाद जो सियासी दौर का जो पारा है वो तेज हो चुका है। तूफान जो है सियासी दौर का वो तेज होता जा रहा है बंगाल में और ऐसे में जो टीएमसी शुरुआत से जिस तरीके के आरोप लगा रही थी और अब बीजेपी जिस तरह के आरोप लगा रही है, उन तमाम चीजों को लेकर भी हम चर्चा करने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो एक बार फिर से आपको यह बताते चले कि तौकते तूफान जाने के बाद में वहां पर यास तूफान का कहर देखने को मिला था। भारी नुकसान वहां पर हुआ था। जो भी समुद्री इलाके के आसपास के इलाके हैं वहां पर खासतौर पर भारी नुकसान हुआ है। जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पर्चा सौंपा है उसके मुताबिक 20,000 करोड़ का नुकसान उन्होंने बताया है और इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनके जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गए थे इस वजह से, और उनको एक बार फिर से सुचारू रूप से ठीक करने की कोशिश राज्य और केंद्र सरकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई थी और वो वहां पर मुख्यमंत्री हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। तो इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरीके से आखिरकार ये सियासी रूप से आखिरकार क्या इसके मायने हैं। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीएमसी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। नेपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले संजय जी मैं रुख आप ही का करना चाहूंगा, समझने की कोशिश ये करना चाहूंगा कि कल इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंची, क्या आखिरकार वजह रही? उनको सही टाइम का जो है जानकारी दी गई थी, उस टाइम में 20 मिनट लेट प्रधानमंत्री जी को पहुंचना था लेकिन वो 20 मिनट पहले पहुंचे। पहली बात तो ठीक है। और ममता दीदी ने ऐसा नहीं कि मुलाकात नहीं की, ममता दीदी ने बाकायदा मुलाकात की है, व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है कि मीटिंग में ना पहुंचने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है और उनको सारी जानकारी दी और उसके बाद जो नुकसान हुआ नुकसान के सारा रिपोर्ट भी उन्होंने उनको पहुंचाया। ठीक है। तो और ये तो असल बात क्या है कि बीजेपी को हर जगह पे एक मुद्दा चाहिए क्या बैठ करके कि उस मुद्दे को किस तरीके से लोगों के साथ जो है बांटे, क्योंकि ध्यान बटाने का पूरा देश का ध्यान कैसे बढ़ाए और बंगाल को कैसे बदनाम करे, क्योंकि हार इन लोग से पच नहीं पा रहा है और इसी वजह से छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के ये परेशान हो रहे हैं। रही बात जगदीप धनखड़ जी जो राज्यपाल जी हैं, राज्यपाल महोदय को सिर्फ और सिर्फ एकमात्र काम रह गया है कि वो ट्वीट करे और राज्य को बदनाम करे। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, किसी भी तरह का कोई काम नहीं। वो डेली उनका जो है सुबह उठकर से ट्वीट करना। संजय जी आप राज्यपाल को लेकर बात कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन 2 राज्यों में सर वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। एक राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर शामिल होते हैं,
वहां के अधिकारी शामिल होते हैं और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर नहीं पहुंचते हैं, जबकि आरोप यह लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री को इंतजार करना पड़ा। संजय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नवीन पटनायक जी के साथ विपक्ष के नेता बैठे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ विपक्ष में नेता बैठे थे, नहीं बैठा था। यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी को क्यों बैठाला गया? तो आप ये मत बोलिए ना कि समय गलत आपको बताया गया था या समय आपको देरी से बताया। आप ये बोलो ना शुभेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचे थे इसलिए हम वहां पर नहीं पहुंचे। नहीं, पहुंचने की बात नहीं। एक तरीके से प्रोटोकॉल को आप ही प्रोटोकॉल को तोड़ते हो और आप ही लोग फिर दूसरे पे इल्जाम लगाते हो। एक तरीके से बेइज्जती करने वाली बात है। फिर मैंने कहा था कि समय के हिसाब से जो मोदी जी को ने जो समय बताया था उससे कम से कम वो 20 मिनट पहले पहुंचे हैं, अपने टाइम से 10 मिनट लेट पहुंचे। वो टोटल हो गया आधा घंटा, उसी आधे घंटे का डिफरेंसेस है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने इस तरीके से कुछ किया, मुलाकात नहीं की, बाकायदा उन्होंने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुलाकात की है और सारी जानकारी भी दी है और क्या नुकसान हुआ उसका बाकायदा उन्होंने दस्तावेज भी सौंपे हैं मोदी जी को। मुलाकात न होने के बावजूद सारी चीजें सौंपी गई है, क्योंकि राज्य की हालत इस समय आप खुद ही देख रहे हैं कि राज्य की हालत इस समय जो है तूफान की वजह से कोई घर पे बैठ करके नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर राज्य की जिम्मेदारी है, तो वो भी जो है बाकायदा घूम रही है, उनको देखना पड़ रहा है इन सब चीजों को देखकर। चलो ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप भटनागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। प्रोटोकॉल आपने तोड़ा, आपने अपमान करने की कोशिश की, आरोप ये लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि ममता जी थोड़ा सा लगता है माइंडली अपसेट हो गई हैं, जिस हिसाब से वो आजकल उनका एटीट्यूड और वातावरण चेंज हो गया है और ये ममता जी को शोभा नहीं देता। तो चीजों में ममता जी पढ़ना जा रही हैं या पढ़ रही हैं, तो थोड़ा सा अगर एक प्रदेश के हानि का वहाँ के नागरिकों का सवाल था, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और वहाँ गए और जिस मकसद जिस कार्यक्रम के लिए गए, एक बहुत बड़ी आपदा थी। उस आपदा के लिए वहाँ के सीएम ने भी कुछ नहीं किया, एक बंद कमरे में बैठने के सिवा, जो एक मेन रोल था उनका, जो निभाना था उनको। और वो इस छींटाकाटी में लगी हुई है कि कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। क्या इन विवादों में पड़ना चाहिए था या उन्हें प्रदेश की जनता के बारे में सोचना चाहिए था? आप एक प्रदेश की सीएम है और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है, जो प्रदेश की जनता है आप उसकी रक्षक हो, और रक्षक बन के आप भक्षक वाला काम करना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं गए, प्रधानमंत्री को आपने वेट कराया आधा घंटा, वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि देश के ये एक बार प्रदीप भटनागर जी, आरोप तो ये वो लगा रहे हैं कि आपने समय 20 मिनट की देरी का बताया था। आपने ये कहा गया, उनको जानकारी जो दी गई है, ये बात हमें भी पता चली, जिस तरीके से इनके ऑफिस से जानकारी दी गई है, सीएम ऑफिस से, यही बात हमारे साथ चक्रवर्ती जी उन्होंने कही है कि समय आप लोगों ने ऐसा बताया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली से चले उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए, तो जो कार्यक्रम एक दिन पहले बना, उसकी सूचना पहले सचिव गृह को और गृह मंत्रालय दी जाती है, बिल्कुल, और प्रोटोकॉल बनता है पूरा जी। और ये भी शायद मेरे संज्ञान में है या आपको भी इस बारे में पता होगा कि जब प्रोटोकॉल बनता है तो उसमें बाकायदा मिलने वालों की मीटिंग, बैठने वालों की सबका वो बनता है जी, लिस्ट बनती है, ठीक है, वहाँ तक उनके आयुक्त बनते तब जाते हैं। अभी तक जो प्रोटोकॉल हमने भी देखा है जी, आप ये नहीं कह सकते कि 20 मिनट पहले बुलाया गया होगा। अगर प्रदेश के सारे नहीं सर, नहीं, प्रदीप भटनागर जी, उन्होंने कहा कि 20 मिनट की देरी हो रही है कार्यक्रम में, यह सूचना मुख्यमंत्री के कार्यालय को दी गई और यही वजह थी कि वो देरी से पहुंची। नहीं, मैं बिल्कुल, चलिए मुझे एक बात आई थी, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जी अगर देरी से पहुंचे, क्या जो प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है, क्या उनको पहले नहीं पहुंचना चाहिए था 10-5 मिनट के लिए? जैसे अगर आप सीबीआई ऑफिस पहुंच जाती हैं बिना बोले अपने लव लश्कर को लेके, क्या आप प्रधानमंत्री जी के आगमन को या प्रधानमंत्री जी की बैठक में पहले पहुंच जाए तो उसमें कोई दिक्कत आ जाएगी? ठीक है, पहली चीज ठीक है। नेपाल सिंह जी का मैं रुख करना चाहूंगा, उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा। नेपाल से स्वागत है आपका। और सवाल मेरा सर ये होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंची, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया, उन्होंने बातचीत की प्रधानमंत्री को से और तमाम वो दस्तावेज जो जरूरी थे वो उनको सौंपे। 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, वो पर्चा उनको सौंपा। आखिरकार इसमें विवाद क्यों है? क्योंकि यदि आप थोड़ा सा इसका अध्ययन करें जी, प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र भी गए, बिल्कुल गए, आपके उड़ीसा भी गए, गुजरात भी गए, उड़ीसा भी गए, तमाम राज्यों में जी।
अब यदि देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बहुत दिन से भाजपा का कंफ्लिक्ट चल रहा है जी, लेकिन एक भी ऐसी टिप्पणी जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं की गई। बिल्कुल। कितनी शालीन, यदि किसी नेताओं को, हमारे देश के नेताओं को, चाहे उसमें कोई भी हो, यदि छोटे से लेकर बड़े नेता तक यदि शालीनता का कोई सबक सीखना तो नवीन पटनायक जी से सीखना चाहिए। यकीनन। कितनी शालीनता के साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा। यकीनन। प्रधानमंत्री जी किसी चीज का आकलन करने जा रहे हैं और बाकायदा उनका प्रोटोकॉल निकलता है, कौन कौन लोग मीटिंग करने वाले निकलते हैं। और दूसरी बात, यदि कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ था तो ममता जी को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसने मिसकम्युनिकेट किया था उसका जांच करनी, नहीं तो इतना तो करना ही चाहिए था। कम से कम जैसे ही ये बात आई थी उनको पब्लिकली कहना चाहते हैं, मैं माफी चाहती हूँ इस बात के लिए कि मुझे सूचना गलत दी गई, इसलिए मैं आधा घंटा लेट हूं। इसमें कभी गरिमा कम नहीं होती है। नेतृत्व की गरिमा अच्छा आचरण करने से बढ़ती है। लेकिन क्या है, एक नया फैशन यहाँ चल गया है हर चीज को मुद्दा बनाने का, और ये पर्टिकुलर 2 स्टेट से देखा जा रहा है। सरकार गिराने की प्रक्रिया तो राजस्थान में भी हुई थी और पूरी प्रक्रिया हुई थी, लेकिन वहां से मर्यादित कभी भी आचरण नहीं आया, कभी भी आज तक। यकीनन। लेकिन ये 2 जगह से आता है, एक दिल्ली से आता है और एक कलकत्ता से आता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य देश के लिए। देश का एक संवैधानिक ढांचा है, उसका एक संघीय ढांचा है, उसमें सबकी अपनी मर्यादा रखनी है। कल को हो सकता है ममता जी खुद प्रधानमंत्री देश की बन जाए। यकीनन। यदि उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो सबका सिर फोड़ देंगे। बिल्कुल। ये गलत आचरण है और ऐसा नहीं करना चाहिए ममता जी को। ममता जी को अपने राष्ट्र हित में, अपने प्रदेश हित में, यदि शुभेंद्र अधिकारी बैठना तो शुभेंद्र अधिकारी को इग्नोर कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री तो ममता जी है ना, शुभेंद्र अधिकारी मुख्यमंत्री नहीं है। कौन बैठ रहा कौन नहीं बैठ रहा इसके चक्कर में ना पड़ के ममता जी को अपनी बात रखनी चाहिए और अपने पक्ष की बात को कहकर उनसे ज्यादा राहत अपने प्रदेश के लिए लेनी चाहिए। लेकिन वो उसी बात को मुद्दा बनाना चाहती है, मुद्दे से चर्चित रहना चाहती हैं और मुद्दे में आक्रामकता और अशालीनता भी कहीं ना कहीं लेकर आती है, जो कि एक बहुत गलत परंपरा है इस देश की। यकीनन ये गलत भी है, इससे संदेश बहुत गलत जाता है। और वो भी तब ऐसे में जब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की टिप्पणी तब तक आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि देश अभी कोविड से ग्रस्त है और ऐसे में वो आर्थिक किसी तरह की मदद नहीं मांग रहे हैं। संजय चक्रवर्ती जी, रुख में आपका फिर से करना चाहूंगा और सवाल यही होगा कि आखिरकार क्या ये इसके पीछे भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र आप लोगों ने रचने की कोशिश की है? क्या आप लोगों के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, और सीधे तौर पर जो बयान हमने बीते रोज देखे ममता बनर्जी के, शुरुआत में वो कहती है कि वो आएंगी, वहां पर पहुंचेगी, फिर वो कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया, मैं तो नहीं आऊंगी। तो इसमें तो राजनीतिक षड्यंत्र नजर आता है। पहली बात तो ये है कि अगर ममता दीदी को मुलाकात नहीं करनी होती तो वो व्यक्तिगत रूप से जाकर के मुलाकात ना करती है, उनको दस्तावेज ना सौंपती। जिस तरह की बातें आप लोगों को भी ये बात पता है कि बाकायदा 20 मिनट देर की जो है संभावना बताई गई थी मोदी जी के पहुंचने की, और वो 20 मिनट देरी से ना पहुंच करके वो राइट टाइम पहुंच गए। ये आप लोगों का भी न्यूज है और ये हम लोगों का भी व्यक्तिगत न्यूज है जिसके बारे में बताया। और फिर अब 10 मिनट 5 मिनट इस समय राज्य के लिए 1-1 मिनट कीमती है, और आप समझ रहे हैं कि इस समय व्यक्तिगत रूप से जो है अगर सहायता करने के लिए मोदी जी भी जैसे पहुंचे हैं, इसके भी हम लोग तारीफ करते हैं कि वो टाइम से बिल्कुल पहुंचे हैं। लेकिन प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है, जब सरकारी किसी तरीके से, अभी आपने महाराष्ट्र का, गुजरात का और आपने उड़ीसा का नाम दिया, लेकिन क्या वहां किसी का विपक्ष के नेता को बैठे हुए देखा आपने मीटिंग में? नहीं देखा। ममता बनर्जी की मीटिंग में क्यों बैठाला गया? मैं बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो इस तरीके से सिस्टम बनाया जाता है ना, ये किस तरीके से आप यहाँ पे भी राजनीति खेल रहे हैं। आप चाहते हैं कि ममता दीदी को उस्काया जाए क्योंकि उनको पता है कि एक शेरनी है, जरूर दहाड़ेगी किसी न किसी तरीके से, लेकिन उन्होंने उस चीज को समझा। देखिए आप 2 पॉइंट बोल रहे हैं। आप या तो आप ये कह दीजिए कि भाई शुभेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, इस वजह से ममता बनर्जी वहां नहीं पहुंची, या फिर आप ये कहिए कि आप 2 पॉइंट आप बोल रहे हैं। नहीं, हम दो सब सारी, क्योंकि जो हुआ है उसके बारे में हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे। वो जज करना नहीं चाहिए, वो देश की जनता को करेगी। हमारा काम है बताना, लोगों को बताना। हम एज ए प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अगर हम बैठे हुए हैं तो हम सारी चीजों को डिस्क्लोज तो निश्चित रूप से करेंगे ना। कि आखिर क्या वजह है, कि वजह तो कई होती है ना, कोई एक वजह तो होती नहीं है। वजह यही है कि ममता दीदी ने, आप ये भी कह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं, क्योंकि कल हमने बयान सुने हैं, कल उन्होंने शुरुआत में किस तरीके से कहा कि भी हिस्सा लेंगी, बैठक में पहुंचेगी, लेकिन जैसे ही जानकारी सामने यह आती है कि शुभेंदु अधिकारी भी हिस्सा लेंगे, उसके बाद वो मना कर देती हैं। बिल्कुल, हम आपसे फिर पूछ रहे हैं, अभी बीते 10 दिनों के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा में दौरा हुआ, वहां पे विपक्ष के नेता कहां था, यहाँ पे क्यों था? मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल को लगातार विवादों में, चर्चा में रख करके एक राजनीति खेली जा रही है, इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
और ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल के जो है वो हर तरीके से हमारे सिस्टम को नहीं समझना चाहता है। यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं बार बार आप लोगों से ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हो। मैं फिर पूछ रहा हूँ, कहाँ थे गुजरात के समय जो विपक्षी नेता, कहाँ थे महाराष्ट्र के समय विपक्षी नेता? वहां तो उनके विपक्ष में तो देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए था ना, वो तो नहीं थे उस मीटिंग में। तो उड़ीसा में भी नवीन पटनायक के उसमें कांग्रेस के नेता कहाँ थे? नहीं थे उसमें। ठीक है, मैं प्रदीप भटनागर जी से पूछ लेता हूं, उसके बाद नेपाल सिंह जी का भी रुख करूंगा इस मामले को लेके। लेकिन प्रदीप भटनागर जी, नेता प्रतिपक्ष को आपने बिठाया, बाकी राज्यों में वहां पर कोई ऐसा नहीं तस्वीर हमने देखने को मिली कि विपक्ष का कोई नेता वहां पर बैठा हो। क्या आप लोगों ने ही इसको लेकर सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की? थोड़ा सुन नहीं पाया था मैं कि हमारे जो, सॉरी मैं संजय जी की सुन नहीं पाया था जी, तो थोड़ा सा मोहित जी बता दूं। देखिए, आप लोग अपने प्रदेश को छोड़ के और घरों में झांक रहे हो। आपको अपने घर की चिंता होनी चाहिए, अपने परिवार की चिंता होनी चाहिए। और घरों में झांक देख रहे हैं कि वहाँ कौन आया। नहीं, प्रदीप भटनागर जी उनकी बात ठीक है। संजय चक्रवर्ती जी ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई बाकी राज्यों में भी प्रधानमंत्री गए, वहां पर भी जो तमाम तरह के जो कार्यक्रम हुए, लेकिन वहां पर कोई विपक्ष का नेता मौजूद नहीं रहा। तो आप लोगों ने यहां पर शुभेंदु अधिकारी को बुला करके इसका सियासीकरण करने का काम तो आपने खुद किया। मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ कि ममता जी को क्या परेशानी है? चुनाव हो गया, हार जीत हो गई थी, तो ममता जी को क्या परेशानी है? ममता जी को ये नहीं पता कि ममता जी कुर्सी कहाँ मिलेगी और शुभेंदु अधिकारी कुर्सी कहाँ डालेगी? जो सांसद वहां के हैं उनकी कुर्सी कहाँ मिलेगी? क्या ममता जी को संज्ञान नहीं है? केंद्र मंत्री नहीं रही वो? क्या वो अभी भी बच्ची है जो समझाना पड़ेगा उनको? नहीं, भटनागर जी, ये बात देखिए, ये बताइए कि वो हिस्सा लेने क्यों पहुंचे? भाई नेता विपक्ष है, ठीक है, वहां का प्रोटोकॉल सिस्टम आया होगा तो बुलाया गया उनको, इसमें कोई विवाद नहीं है। वो भी एक जिले के विधायक हैं और नेता विपक्ष हैं, कोई छोटा पद नहीं है उनके पास। अगर शुभेंदु अधिकारी के आने जाए तो इसका मतलब तो ये होगा शुभेंदु अधिकारी जी पश्चिम बंगाल के विधायक बन गए तो पश्चिम बंगाल में कोई काम ही नहीं होगा। इसका मतलब तो इतनी बड़ी आपदा जो आई वहां पे कम से कम करोड़ों आदमी से भी ज्यादा जो नुकसान और हानि हुई है लोगों को, क्या इसका मतलब शुभेंदु अधिकारी के लिए उनके लिए कोई भी अब की चीजें नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा टेक्निकल, इसकी टेक्निकलिटीज हम थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। मैं चीजें थोड़ी सी आ रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? हमारा मुद्दा है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, हमारा मुद्दा वो है जो नुकसान हुआ है, हमारा मुद्दा वो है जो गरीबों घर उजड़ गए, हमारा मुद्दा वो होना चाहिए था। हमारा मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी, केंद्र के मंत्री, राज्यपाल नहीं होने चाहिए। इस समय तो बहुत बड़ी आपदा है, लाखों घर लोगों के टूट गए, बर्बाद हो गए। ममता बनर्जी जो पिछली बार भी केंद्र ने सहायता भेजी थी बाढ़ पीड़ितों के लिए, वो भी उन तक नहीं पहुंची और कई बार सरकार पूछ चुकी है, उसका जवाब नहीं दिया। भतीजे और बुआ सब खा गई पिछली बार का भी। नहीं, ठीक है प्रदीप भटनागर जी, आरोप आप अलग तरीके से लगा रहे हैं। नेपाल सिंह जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। सर, प्रोटोकॉल क्या कहता है? अगर पुराने हम दौर की बात करें, अब तक जो होता है, क्या विपक्ष के नेता को हिस्सा लेने का अधिकार होता है? क्या इसी तरीके से क्या आपको नजर आता है? क्या इसका सियासीकरण करने का काम खुद बीजेपी ने किया? ऐसा है, इसमें कोई प्रोटोकॉल डिफाइन नहीं है जी, क्योंकि ये कोई संविधान है, इससे ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रोटोकॉल लौटी जाना चाहिए। ये जो डिग्निटरीज होती हैं, जो वो विजिट करती हैं, वो डिसाइड कर सकती है कि उनको किसके साथ इंस्पेक्शन करना है। इवन बाहर के प्रधानमंत्री भी हमारे आते हैं, कई दफा वो भी विपक्ष के नेता से मिलते हैं, कभी कभी साथ भी मिलते हैं, कभी कभी अलग भी जाके मिलते हैं। इस प्रक्रिया में ऐसा कोई संवैधानिक प्रोटोकॉल डिफाइंड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यदि इतनी संवैधानिक की मर्यादा के अनुरूप ममता जी चलती हैं तो उनको संवैधानिक प्रक्रिया तोड़ के सीबीआई के दफ्तर जाकर घेराव नहीं करना चाहते। वो एक न्यायिक प्रक्रिया थी, इसमें हस्तक्षेप करना मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं है, ना तो कर्तव्य है। लेकिन अच्छा होता कि ममता जी जाती और अपने ऑब्जेक्शन रेज करती के साथ शुभेंदु अधिकारी के साथ कुछ और लोगों को बुलाना जानते था, ये भी जिम्मेदार लोग थे, या इनको बगैर उनकी इनसे अलग मेरा टाइम अलग दे दिया जाए। वो एक शालीनता के साथ अपना निवेदन करके प्रधानमंत्री से अलग से नहीं कर सकती थी, लेकिन उसको मुद्दा बनाना ये एक बहुत ही जो उनके प्रति हमदर्दी हो सकती थी, उनके प्रति एक विरोध जनता में चला गया, गलत में चला गया कि ममता जी को हर सेंसिटिव मुद्दे पर झगड़ा करने की ही एक आदत हो चुकी है और उनको कोई ना कोई झगड़ा करना ही है किसी हालत में। संवैधानिक प्रक्रिया होती है, वो कह सकती है सर यदि शुभेंदु अधिकारी तो मेरी बैठ में असमर्थ है।
तो यदि वो इतनी रिजिड है संविधान शुभेंदु अधिकारी का, तो जाना ही नहीं चाहिए था। आदरणीय नेपाल सिंह जी, अगर आप इतना विवाद चाहती हैं, मगर इस समय जो इतनी बड़ी पश्चिम बंगाल में आपदा आई है, क्या उस चीजों को भुलाकर उस आपदा के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए था? मैंने वही बताया ना, इसमें सबसे पहले मानवीय दृष्टिकोण था, न कि राजनीति की। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा महसूस किया होगा या उनके कार्यालय ने ऐसा महसूस किया होगा। ठीक है नेपाल जी, मैं ये जवाब संजय चक्रवर्ती जी से लेना चाहूंगा। संजय चक्रवर्ती जी, क्या अपना जो मान है, सम्मान है, उसको इतने बड़ा मान लिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि प्रदेश में लाखों लोगों जो उसको पीड़ित हैं जिस चीज से, वहां पर लोगों के घर टूट गए, तूफान से पीड़ित हैं, उनके ज्यादा उनका मान सम्मान हो गया सर? संजय चक्रवर्ती जी, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेपाल जी का समय बात तो मुझे सुनाई नहीं पड़ा ठीक से। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या प्रोटोकॉल हर राज्य में अलग अलग होता है और पश्चिम बंगाल के लिए अलग होता है, पूरे देश के लिए अलग होता है क्या? पहली चीज। दूसरी सुनिए, मैंने सवाल पूछा था, जवाब सुन लीजिए। सुरेंद्र अधिकारी बाढ़ स्पेशलिस्ट है क्या और वो बड़े बहुत ज्यादा है, उनके पास नॉलेज है क्या? पहली चीज। दूसरी बात ये है कि क्या देवेंद्र फडणवीस जो है इससे पहले मुख्यमंत्री थे, इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे, और भाजपा वहाँ से बहुत हैं, क्या उनको नहीं बिठाना चाहिए था क्या? देवेंद्र फडणवीस को जो है आप एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को आप इस लायक नहीं समझा कि उसको जो है उस प्रोटोकॉल वाली मीटिंग में बैठाया जाए। आप सुरेंद्र अधिकारी को आपने जो है, जो इस समय नागा घोटाले के जो है मुख्य आरोपी में से आते हैं, आप उनको जो है आप सामने बैठाते हो। आप दो तरीके दोगली राजनीति आप लोग खुद खेलते हो आकर के। मैं फिर पूछ रहा हूँ कि क्या सुरेंद्र अधिकारी क्या कोई बाढ़ स्पेशलिस्ट है जो उनको जो है वहाँ पे स्पेशली बुलाया गया था? अगर उनको बुलाया गया था तो कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया गया? फिर आपने वाम दलों को क्यों नहीं बुलाया? तो आप लोगों को उनको ही बुलाना चाहिए था, आप लोगों को उनको नहीं बुलाया। सुरेंद्र अधिकारी के अंदर ऐसा कौन सा रस भरा पड़ा है कि आप उनको बुला करके आपने बैठा? संजय चक्रवर्ती जी, नहीं, आप बात जो दूसरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तमाम चीजों पर आएंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है सर, लाखों लोगों के जो लोग पीड़ित हैं, क्या उन लोगों की जान से ज्यादा, उन लोगों की परेशानियों से ज्यादा ममता बनर्जी का जो मान सम्मान हो गया? जो मान सम्मान की बात थी उन्होंने पूरा पालन किया और बाकायदा प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुलाकात करके जो भी नुकसान हुआ उसके दस्तावेज उन्होंने सौंपे हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की और बाकायदा उनसे व्यक्तिगत रूप से अलग से मुलाकात करके जो प्रोटोकॉल होना चाहिए था उन्होंने उसका पालन किया। और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेलने का एक अवसर ढूंढ है किस तरीके से ममता दीदी को बदनाम किया जाता है। और संजय चक्रवर्ती जी, टोटल राजनीति है, टोटल ये भाजपा की राजनीति है और ये राजनीति की रोटियां इस तरह के सेकते हैं। राजनीति किस पार्टी की नजर आ रही है संजय चक्रवर्ती जी? वहां पर अधिकारी तक आपके शामिल नहीं थे, वहां पर उस बैठक में आपका अधिकारी भी खाली है। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक तरफ जो नवीन पटनायक के जब राज्य में पहुंचते हैं वहां पर समीक्षा बैठक में, वो वहां पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक साइड पूरी खाली पड़ी हुई है, दूसरी तरफ राज्यपाल है, केंद्रीय राज्य मंत्री वहां पर है और साथ में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी वहां पर बैठे हैं। लेकिन जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और अधिकारियों को बैठने दो, सारी जगह खाली पड़ी है। प्रोटोकॉल जब राज्य के मुख्यमंत्री जब दौरे पे रहते हैं तो उनके साथ साथ मुख्य सचिव वगैरह उनके साथ ही साथ रहते हैं। तो इसी प्रोटोकॉल के तहत मुख्य सचिव उनके साथ थे, उनको सजा क्या मिली, उनको उठा कर सवाल कर दिया गया, उसको बंगाल में वापस बुला लिया गया। क्या ये चीज नहीं दिखता लोगों को? क्या यहाँ पे राजनीति नहीं दिखती आप लोगों को? सारे हम बार वो बताइए सब दिखाए हुए गोटियां हैं, क्योंकि पिछले 7 सालों में इतनी ताकत लगाने के बावजूद, प्रधानमंत्री ने इतनी ताकत लगाने के बावजूद जिस तरह से बुरी तरीके से इनको हार मिली है, तो ये हार को ये पता आ रहे हैं और बार बार ये कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से बंगाल के मुद्दे को कैसे जिंदा रखा जाए। आप ये बात कह रहे हैं सर, आप ये बात कह रहे हैं, दरअसल तस्वीरों को देखने के बाद महसूस ये हो रहा है कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से अपनी हार को पचा नहीं पा रही हैं। तस्वीरों से ये देखकर लग रहा है, जो बात आप ये कह रहे हैं उन तमाम चीजों से ये देखकर लग रहा है। इसका और सही तरीके से नेपाल जी से मैं लेना चाहूंगा इस पर। नेपाल सर, आप ही बताएं कि आखिरकार इस तरीके की जो बातें संजय चक्रवर्ती जी कर रहे हैं, लगातार शुभेंदु अधिकारी को लेकर वो अपनी बात कर रहे हैं, लाखों लोग पीड़ित हुए सर इस चीज से, लाखों लोग, कई लोगों के घर टूट गए, उन लोगों के रोज जो कमाने खाने की जो व्यवस्था करने की जो चीजें थी वो खराब हो गई और ऐसे में वो वहां पर शामिल नहीं होती हैं और ये कहते हैं कि ये तमाम जो चीजें हैं सियासी रूप पे बीजेपी कर रही है। मोहित जी देखिए, एक चीज का जवाब तो जो मैं देना चाहता हूँ, आपने कह दिया कि ममता जी किसी वजह से शुभेंदु से कितनी व्यक्तिगत रूप से नाराज है, इतनी व्यक्ति है तो उनके लिए अपना प्रदेश भी कोई मैच नहीं रखता। नंबर 1
जहां तक बार बार जो मेरे साथी कह रहे हैं प्रोटोकॉल की फाइन प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल एज पर सिचुएशन जनरेट होते हैं। अब सिचुएशन क्या जनरेट होती है? ममता जी ने पिछले जो भी अभी तक समय उनको मिला है उसमें उन्होंने एक निष्पक्षता का कहीं आधार नहीं दिया है, और उनके चुनाव के तुरंत बाद सारे प्रोटोकॉल तोड़े गए, हमले किए गए। तो एक ऐसी इमेज बनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बात प्रधानमंत्री दिल्ली के समय होता है, उन्होंने सोचा चलो ठीक है, जो प्रदेश की सरकार है उसकी सुन लेते हैं, और जो विपक्ष के लोग हैं विपक्ष के नेता है उसकी सुन लेते हैं। वो ऐसे प्रधानमंत्री गए थे, वहां ऐसे भाजपा के नेता नहीं गए थे। उन्होंने उन 77 विधायकों के रिप्रेजेंटेटिव को सुनने की कोशिश करी। हाँ, यदि इसमें चालिसता होती है कि ममता जी को शुभेंदु से इतनी ही परेशानी थी, वो पहले ही अपना छोड़ दे देती, साहब मेरा टाइम अलग एलोकेट कर दिया जाए, इनके साथ मज। और दूसरा चीज वो कर सकती थी कि जब वो मीटिंग में बैठी तभी अपना नोट ऑफ डिसेंट देती, सर मैं आपकी मर्यादा के मैं उसको नहीं करना चाहती, लेकिन ये प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं है, इनसे मेरा निवेदन किया, इनको बाद में मेरे बाद में बुला लिया जाए। कोई बात नहीं, चालिसता के साथ अपनी बात कही जा सकती है, लेकिन ममता जी को हमेशा अपनी व्यक्तिगत छवि, अपनी व्यक्तिगत इच्छा, देखिए ममता जी कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो पा रही है, वो भी विंडिक्टिव है कि एक पीएमसी उनके लिए पूरा प्रदेश है, बाकी लोग प्रदेश नहीं है उनके लिए, जिन लोगों को दूसरे वोट दी वो भी तो कहने के प्रदेश है ना। ऐसा प्रकरण कहीं पर भी ना नवीन पटनायक जी के यहाँ पर है, ना कहीं महाराष्ट्र में, कि वो कोई विंडिक्टिव होकर दूसरे के प्रति काम करते हैं। ऐसा उनके प्रति ना महाराष्ट्र में है, ना गुजरात में है, ना उड़ीसा में है, ना राजस्थान में है, ना वो भी मुख्यमंत्री है। एक सिर्फ इवन केजरीवाल भी विंडिक्टिव होकर काम नहीं करते, वो अपने पार्टी के काम करते, विंडिक्टिव होकर काम नहीं करते। ममता जी की छवि चाहे वो जैसे भी है, वो कैसी बनी तो विंडिक्टिव होकर काम करते हैं, बदले की भावना काम करते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्होंने पूरे बंगाल के इंटरेस्ट को एक जगह खत्म करके और एक शुभेंदु अधिकारी को मुद्दा बना दिया। यकीनन प्रदीप भटनागर जी, क्या लग रहा है आपको, क्या नजर आता है, क्या शुभेंदु अधिकारी ने जो जीत दर्ज की है उस हार को ममता बनर्जी अभी तक पचा नहीं पा रही है? यही वजह है कि इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है? मोहित जी, मैं तो संजय चक्रवर्ती से बड़ी अच्छी चीजों की बात सोचता था कि अच्छा बोलेंगे और व्यक्तित्व जो अपना रखेंगे तो प्रदेश की जनता के विषय को लेकर रखेंगे, ना कि एक नेता और पॉलिटिकल टाइप से रखेंगे। मगर संजय जी भी पूरी तरह पॉलिटिकल हो चुके। इन आपदाओं को ना संज्ञान में एक बार भी संजय जी ने आपदा के विषय में बात नहीं करी। संजय जी ने एक बार इतना बड़ा जो बाढ़ पीड़ित लोग जो पानी में डूब गए, घर बार सब कुछ मर भी गए पश्चिम बंगाल में, उस विषय में बात नहीं करी अभी तक। तो उन्होंने क्या बात करी? उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ये सब बात करी, एक बार भी नहीं कही। एक बार ये कहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री ने अपनी ईगो को लेकर ये जो काम किया वो ठीक नहीं है, जनता के हित में नहीं है। हम लोग जनता की बात कर रहे हैं, हम लोग जनता के विषय में बैठे जो लोग पश्चिम बंगाल के जिन्होंने इस सरकार को भारी मतों से जिताया है और बहुत पिछली बार से भी ज्यादा सीटों से जिताया है, उस जनता के साथ ऐसा व्यवहार ममता जी को नहीं करना चाहिए था। और संजय जी को भी थोड़ा सा खेद व्यक्त करना चाहिए था और संवेदना के साथ बोलना चाहिए था कि हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर जितना नुकसान और हानि हुई है उसके लिए बड़ा शोक प्रकट करते हैं, मगर संजय ने नहीं करा और आके जैसे जैसे सफाइया उदाहरण देने लगे ना, कहीं हद तक देखिए ये कितना। लेकिन एक बात प्रदीप भटनागर जी, मैं भी समझने की कोशिश करना चाहूं, जिस तरह की बयानबाजी का दौर हमने विधानसभा चुनावों में देखा, दीदी ओ दीदी, इस तरह की जो जिस तरीके के एक्सप्रेशन देकर कही गई बातें और अलग अलग तरह के जो बयान चाहे टीएमसी की तरफ से आए हों या बीजेपी की तरफ से आए हों, क्या लग रहा है सर इन तमाम चीजों का खामियाजा आज जनता भुगत रही है और आगे भी भुगतेगी? देखिए, आदरणीय नेपाल सिंह जी मेरे साथ बहुत वरिष्ठ हैं और मेरे साथ पहले भी कई बार बैठ चुका हूँ डिबेट पे और बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं। देखिए, अभी जितनी चीजें उन्होंने रखी निष्पक्ष रखी। और देखिए, आप बात कर रहे हैं चुनाव के विषय में मैं बताऊं तो चुनाव में अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने छोटे से कम उम्र में भी हो गया दीदी से संबोधन करा, क्या वो बुरा है? दीदी कहना ये तो प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है। आप इसको कहीं उदाहरण ले जाइए आप उस चीज को। नहीं प्रदीप भटनागर जी, देखिए नेपाल जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन हमने वो तस्वीरें देखी हैं। देखिए, आप जो शब्द कह रहे हैं, जिस तरीके से आप उसका मतलब निकलवाना चाहते हैं, वो समझते हैं लोग। तो दीदी को कह के दीदी चिड़न क्यों है? हम तो कभी नहीं चिड़े इस चीजों को लेके कि इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली बकी, गृह मंत्री जी को गाली बकी, बिल्कुल दोनों और तरफ भी से हुआ अब शब्द कहे। यहाँ तक कि कितनी बार जो हमारे कैलाश विजयवर्गीय जो प्रभारी पश्चिम बंगाल हैं, उनके देखो उनको कितनी बार पत्थरबाजी उनके ऊपर कराई, कितनी बार दिलीप घोष जी पे पत्थरबाजी कराई, गाली गुप्तारी करी, डंडे तक से हमला कराया। बीजेपी सांसद लोकेश चटर्जी की गाड़ी पर भी हुआ हमला। मैं तो चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ। आपने प्रभारियों को पिटवाने की कोशिश करी पश्चिम बंगाल की जनताओं से, आपका तो ओछा चरण तो पहले दिख गया था।
मगर संजय जी ये नहीं बोलेंगे मंत्री पश्चिम बंगाल की जो सीबीआई ऑफिस है वहां पहुंच जाती हैं बिना बोले। और एक बात देखिए विडंबना, एक सीएम जो एक कितनी संवेदन है कि सीबीआई ऑफिस में जितने टीएमसी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे उनको एक बार संदेश देके ये नहीं कहा प्रदेश की एक मुखिया ने कि भाई आप यहाँ एकत्रीकरण ना कीजिए और आप यहाँ से जाइए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मैं आ गई हूँ सीबीआई ऑफिस में, आ गई। संजय जी का भी रिएक्शन में लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले नेपाल सर एक बार फिर से रुख आप ही का करना चाहूंगा। सवाल यही होगा कि कल जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी कि ममता बनर्जी शामिल होती उस समीक्षा बैठक में, अच्छे से अपने मुख्य जो राज्य को लेकर जो तमाम हालात इस वक्त हैं ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाती, ज्यादा बेहतर तरीके से मदद की उम्मीद कर पाती। लेकिन ये जो टकराव है, क्या लग रहा है कि आगे भी देखने को मिलेगा, इसका खामियाजा जनता भुगतेगी कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए हमेशा ऐसा होता है और आज की डेट में जो हमारे देश में जो राजनीति चल रही है वो दो ही राजनीति चल रही है, एक वादे की, एक विरोध की। हम कुछ वादे करते हैं, कुछ विरोध करते हैं, इसी पर पूरा देश चल रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि संवेदनशीलता सभी पार्टियों में कम होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं नेता को संवेदनशील होना ही पड़ेगा। इसमें ममता जी की और इज्जत बढ़ जाती, भले ही वो इस बात को खाली के साथ कहते सर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आपने सुवेंद्र जी को यहाँ पे बुलाया, जो कि गलत है, प्रोटोकॉल के साथ ठीक नहीं है, फिर भी आपने बुलाया, मैं आपके पास सम्मान करता हूँ और मेरी डिमांड ये है और मेरी देश प्रदेश को ये चाहिए। ये बात शालीनता के साथ कही जा सकती थी, इसमें ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि उनको अपनी चीज की आक्रमकता के साथ ही अपनी उनकी शैली है, उनका व्यक्तित्व है, वो उस आक्रमकता को ही अच्छा मानती है। और उससे क्या हुआ, जो गलती भाजपा से हुई थी वो सारी गलती उन्होंने अपने माथे पर ली। ठीक है, ये देखिए ये बात नहीं है, ये गलत है। इनको भी यदि शुभेंदु अधिकारी से कोई बात करनी थी वो अलग से बुलाया की जा सकती थी, तो शुभेंदु के साथ ही बैठाना जरूरी था। लेकिन जो गलती है वो कौन सा बाढ़ विशेषज्ञ हैं या फिर एक्सपर्ट है इस तरह के? बल्कि एक बात में ये भी, क्योंकि सर ये बात, इस बात को लेकर भी कमेंट लेना चाहूंगा कि जो बयानों का दौर हमने देखा था, जो तीखी बयानबाजी हमने देखी थी या हूटिंग हमने देखी थी कि किस तरीके से जय श्री राम के नारे ममता बनर्जी के सामने उस वक्त लगाए गए थे, क्या लग रहा है इस तरह की तमाम चीजों का उसका रिएक्शन अब देखने को मिल रहा है? देखिए ये कभी मैंने राजनीति में आज तक ऐसा नहीं देखा। चुनाव की शैली एक अलग होती है, चुनाव का समय अलग होता है, लेकिन चुनाव के बाद हर व्यक्ति अपनी मर्यादित सीमा में कार्य करता है, हर नेता अपनी मर्यादित सीमा में काम करता है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को देखा, अटल जी को भी देखा, सोनिया जी को भी देखा, मैंने चंद्रशेखर जी को देखा, बहुत सारे आपने बड़े बड़े लोग जो देश के प्रदेश के थे सभी को देखा। और आज भी वो लोग हैं, आज भी बड़े मुख्यमंत्री हैं जो कभी भी आज अपनी सीमाओं को नहीं लांघते। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ममता जी को अपनी इतनी गहरी बड़ी जीत के साथ में आने के बाद में अपनी संवेदना को और बड़ा व्यक्त करना चाहिए था, क्योंकि कल को हो सकता है उनको राष्ट्रीय नेतृत्व करना हो। तो उन्होंने जो भाजपा की छोटी सी गलती थी उसको बहुत बड़ी गलती करके अपनी गलती को बड़ा कर दिया और मुद्दा यहाँ जन जीवन की जरूरत को हटा के शिवेंदु और ममता के बीच में उलझ गई। अच्छा बिल्कुल। और बीजेपी इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रही है, देखिए कि ममता बनर्जी को केयर नहीं, आप लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन हम कितना परवाह करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 48 घंटे में वहां पर पहुंच गए, केंद्र राज्य मंत्री का हमने बयान सुना। लेकिन संजय चक्रवर्ती जी, जिस तरीके से नेपाल जी ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी वहां पर पहुंच जाती, हिस्सा लेती समीक्षा बैठक में, चाहे शुभेंदु अधिकारी वहां पर बैठे होते, तो इससे उनका मान सम्मान और बढ़ता। बीजेपी की अगर किसी तरह की सियासी तौर पर उनकी ये सोच थी तो वो लोगों के सामने आती। देखिए पहली बात तो है कि जो आपने मान सम्मान के लिए शुभेंदु अधिकारी के सामने बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उनका काम है कि वो देश प्रदेश की जनता के लिए क्या भलाई कर सकती है उसके लिए काम कर रहे हैं। जनता है उनको हमेशा भारी से भारी बहुमत से आगे जाकर चुना है। जैसा कि अभी आपने पहले कहा कि क्या वो शुभेंदु अधिकारी जैसे व्यक्तिगत रूप से, अरे ममता दीदी जो जीती है वो 213 सीट जीतना वो ममता दीदी की ही जीत है, सारे के सारे सीट जीतना ममता दीदी के अकेले, और एक पैर से उन्होंने सारा का सारा वो चुनाव जीता है। तो ममता दीदी को कोई शुभेंदु अधिकारी से कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटोकॉल के बारे में मैंने सिर्फ आपसे कहा, देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा नॉलेज उनको अपने प्रदेश के बारे में था। क्या थे शुभेंदु अधिकारी? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 5 साल तक उन्होंने बाकायदा सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री का पद संभाला और इस बार भी वो सत्ता में आ सकते थे अगर शिवसेना ने उनके साथ बाद में चुनाव के बाद गठबंधन ना तोड़ा होता तो देवेंद्र फडणवीस फिर चीफ मिनिस्टर बनते, लेकिन उनको नहीं बिठाया गया। प्रोटोकॉल, हम बार बार आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि प्रोटोकॉल पूरे देश के लिए अलग होता है, बंगाल के लिए अलग बनता है क्या? अभी नेपाल जी ने भी बताया और बाकी हमने तस्वीरें देखी इससे पहले भी
समय के हिसाब से प्रोटोकॉल बदलता है, चीजें बदलती है, कौन लोग प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, ये चीजें बदलती हैं। मान लें कि वो शुभेंदु अधिकारी बाढ़ एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन क्या ममता बनर्जी हिस्सा लेती तो मान सम्मान उनका और बढ़ता। मान सम्मान की बात ही नहीं हो रही क्या? 10 दिन के अंदर प्रोटोकॉल बदल जाता है। अचानक बंगाल के लिए प्रोटोकॉल अलग बन गया, उड़ीसा के लिए अलग बना, झारखंड क्यों नहीं है? झारखंड में भी तो तबाही मची, तो झारखंड में भी जाना चाहिए था। झारखंड तो नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री जी, तो उनको वहां पे भी जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि क्या है कि अभी उनको सिर्फ बंगाल को एक तरीके से दिखाना है कि किस तरीके से बंगाल तो लोगों को ये महसूस करा रहे हैं कि आपने गलत चुन लिया। और इस बंगाल के मुद्दे को जिंदा रखना एक बहुत बड़ी मजबूरी है केंद्र सरकार की, क्योंकि एक तो ये हार नहीं पच पा रहा है, दूसरा जो है आगे कोशिश ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। इनको अभी कोविड की लड़ाई से कोई मतलब नहीं। 3 दिन पहले बाकायदा संघ प्रमुख से लेकर के बीजेपी का टॉप लीडर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में मंथन कर रहे थे, रात को मंथन कर रहे थे। देखिए संजय चक्रवर्ती जी, उत्तर प्रदेश को लेकर हमारी चर्चाएं होती रहती हैं, हम लगातार उसको लेकर सवाल उठाते हैं, वो बात हमारी बीजेपी अपनी बातों को कहती है। लेकिन बात यह कि ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती, वहां पर हिस्सा लेती, मान सम्मान में किस तरह की उनकी तस्वीर होती है वो तो देखने वाली बात थी। लेकिन कम से कम जो मैसेज अब बीजेपी दे रही है कि परवाह नहीं है ममता बनर्जी को, लोगों की, लाखों लोगों की चिंता नहीं है, कम से कम वो संदेश तो नहीं जाता। हमें मान सम्मान की चिंता नहीं, हमें इसे प्रदेश की जनता की चिंता है। हमें मान सम्मान की, अरे सर प्रदेश की जनता की चिंता होती तो वहाँ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पहुंचती, वहां पर वो बताते कि क्या क्या नुकसान हुआ है, हमें क्या क्या मदद चाहिए, किन इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां पर उनको फिर से बचाने के लिए किस तरह की मदद चाहिए। 20,000 करोड़ का आपने पर्चा थमाया, ये बात आप बैठक में और बेहतर तरीके से बता सकते थे। बेहतर तरीके से व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाए, सारी चीजें व्यक्तिगत रूप से बैठक में बताया। आपने जो व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की सारी बातें उन्होंने तो बताया है। बताने के बाद ये दस्तावेज उनको सौंप करके ही ममता दीदी वहां से निकली है। ऐसा नहीं है केवल दस्तावेज हाथ में पकड़ाया और तुरंत निकल गई है। बाकायदा उनसे बातचीत हुई प्रधानमंत्री से, और सारी की सारी जानकारी, उनको जो जानकारी देनी चाहिए थी, जरूरी था, वो जानकारी उनको दी गई है। देने के बाद दस्तावेज, बाकायदा लिखित दस्तावेज जो तैयार किए जा रहे थे, जो कि 24 घंटे के अंदर नहीं तैयार होते, कुछ दस्तावेज रह गए थे, वो दस्तावेज सारे पहुंचा करके तब ममता दीदी वहां से आई है। ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री जी का कोई अपमान कर दिया है। प्रोटोकॉल, हम बार बार बोल रहे हैं, प्रोटोकॉल अलग से मत बनाए, कुछ ऐसा मत बनाए कि देश के लोगों की आंखों में खटकने लग जाए, कि देश को पता चल जाए कि आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, दो तरह का काम कर रहे हैं, दो राजनीति कर रहे हैं। ये देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि समय समय पे जो है आप नेपाल जी बोल रहे हैं कि बदलता रहता है, प्रोटोकॉल बदलता रहता है, तो एक दिन में 2 प्रोटोकॉल नहीं बदलता है। एक राज्य के लिए अलग प्रोटोकॉल, दूसरे राज्य के लिए अलग प्रोटोकॉल। उनके ऊपर नहीं, आप नेपाल जी को लेकर जो आप अपनी बात कहेंगे, नेपाल जी भी कहेंगे। नहीं, संजय चक्रवर्ती जी, बात सिर्फ उनके उदाहरण की नहीं है, बात उनके उदाहरण की नहीं है सिर्फ। आप इससे पहले हमने तस्वीरें देखी हैं, समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं, चाहे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, चीजें बदलती हैं। और दूसरी बात तो मेरा लगातार जो समझने की कोशिश यही है कि ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी को परवाह नहीं है, ममता बनर्जी को परवाह नहीं है, लोग परेशान हैं, लगातार अभी भी प्रदीप भटनागर जी वही बात कह रहे हैं। लेकिन नेपाल सिंह जी, मैं फिर से रुख आपका करना चाहूंगा, राज्यपाल का जो ट्वीट है उसका रुख करना चाहूंगा। उन्होंने इसको लेकर कहा है कि अधिकारियों का शामिल ना होना, मुख्यमंत्री का शामिल ना होना, ये असंवैधानिक है, टकराव की स्थिति है, ये सही संदेश नहीं है। देखिए मोहित जी, 2 बातें निकल गई। चक्रवर्ती जी ने अच्छी बात कही है या बुरी बात कही है, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा वो शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग में क्यों गए, इनके दिमाग में ये बात रही ममता जी के, और को ये लोग, उनके लोगों ने, सलाहकार लोगों ने ये बनी कुछ कि ये मीटिंग तुम यदि आप इसमें जाकर बैठेंगी तो ये मीटिंग शुभेंदु अधिकारी की है प्रधानमंत्री के लिए, जबकि ये मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाई। शुभेंदु अधिकारी को इसमें एक स्पेशल आमंत्रित थे। मीटिंग 2 व्यक्ति के बीच में थी, ममता जी के और प्रधानमंत्री जी के। वो एक स्पेशल इनवाइटी हो गए, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थे। मीटिंग 2 व्यक्ति के बीच में थी। नंबर 2, यदि इतना भी असंभव था, इतना भी संभव नहीं था ममता जी के लिए, तो चीफ सेक्रेटरी को पहले भेजा जा सकता था। चीफ सेक्रेटरी की संवैधानिक जिम्मेदारियां होती है। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के ऊपर है, वो स्टेट के प्लेजर पर नहीं है, उसको भारत सरकार के प्लेजर पर है। वो इसलिए समझाने पर तो चीफ सेक्रेटरी की ड्यूटी थी कि साहब मुख्यमंत्री जी कहीं व्यस्त हो चुकी हैं, और मैं जब तक सारी प्रक्रिया को लेकर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब तक समय उपयोग करते मैं आपको ये ब्रीफ कर दूँ। तो हमारी ये डिमांड है, हमें यहाँ प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी, जहाँ तक राज्यपाल जी का सवाल है, ठीक है, राज्यपाल जी ने क्या ट्वीट किया? राज्यपाल जी ये ट्वीट किया, ये प्रशासनिक अधिकारी जो संवैधानिक प्रक्रिया रूप से इंडियन सर्विसेज से है, वो कम से कम इस संविधान की प्रक्रिया का सम्मान करें
और वो पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने। क्या करते हैं उसमें? बिल्कुल भी कर उसमें। ये विवाद सारे एक ही प्रदेश में क्यों आते हैं और दूसरी जगह सिर्फ दो जगह विवाद आते हैं? एक दिल्ली में आता है कि मेरी व्यवस्था बड़ी है, छोटी व्यवस्था, गवर्नर बड़ा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बड़ा है, कि मैं बड़ा हूँ, फलाना बड़ा है, कि बड़ा है, वो कभी कोर्ट में जाते हैं। और या फिर ये बंगाल में आती है और किसी भी गैर शासित भाजपा प्रदेश नहीं आती। इतनी बड़ी कम्युनिस्ट सरकार केरला में, वहां पर भी नहीं आती है बात। तो ये कम से कम इस स्तर पे तो देखने को नहीं मिलती कि राज्यपाल टकराव में हो या मुख्यमंत्री हो। लेकिन एक बात सर, क्या वजह नजर आती है आपको? क्या नजर आता है कि क्यों, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या टीएमसी की तरफ से हो या राज्यपाल की वजह से हो, क्यों आखिरकार इस तरह की स्थिति बंगाल में देखने को मिल रही है? अब तो चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। वो जी पांडिचेरी में किरण बेदी जी का व्यवहार बहुत एग्रेसिव था, लेकिन वहां किसी भी नेता ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अल्टीमेटली किरण बेदी को वापस आना पड़ा। बिल्कुल आना पड़ा, किरण बेदी को वापस आना पड़ा। लेकिन यहाँ हम अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, हमें जनता की फिक्र नहीं है। हम शुभेंदु अधिकारी पर अटके बैठे हैं। शुभेंदु अधिकारी कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं था, ममता ने इंपॉर्टेंट फैक्टर बना दिया। हो सकता है मीडिया के शुभेंदु अधिकारी का नाम भी ना लेता, हो सकता है शुभेंदु अधिकारी की चर्चा में ना आते, लेकिन ममता ने अपना सारा किया कराया एक शुभेंदु अधिकारी के पास जाकर सोच करके और उसको वहां पर ब्लॉक कर दिया। शुभेंदु अधिकारी का तो बयान सुना है सर। अभी उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया कि ममता बनर्जी वहां पर वहीं पहुंची या देरी से पहुंची, इस तरह के क्योंकि आरोप लगने शुरू हो गए थे। तो उनसे जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। बैठक में क्या हुआ, क्या ममता बनर्जी क्यों नहीं पहुंची, क्या आपके सामने ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की बातचीत हुई, उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने तो इससे बचने की बल्कि कोशिश की थी। क्या मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ मोहन जी? जी नेपाल जी, एक बार का मुझे याद है, जब माननीय नारायण तिवारी जी के चित्र में मुलायम सिंह यादव गए थे काशीपुर, और उन्होंने अमर्यादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ये नारायण तिवारी देशद्रोही है, इसने अंग्रेजों से माफी मांगी। जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई नारायण तिवारी जी की, देखिए कैसे होते थे उस समय के, उन्होंने कहा देखिए मुलायम सिंह ने क्या कहा, मुझे इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन मेरी नजर में मुलायम सिंह जी देशभक्त हैं और उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए सबसे अच्छा कार्य। ये शैली होती थी, राजनीति में परिपक्वता होती थी। हम उस परिपक्वता को सड़कों तक लेकर आए, ये चीफ मिनिस्टर के लेवल पर बिल्कुल भी अच्छा लगता। हो सकता है ज्यादा लोगों की भावनाएं और ममता से जुड़ती कि यदि वो शुभेंदु अधिकारी को इग्नोर करके अपने बंगाल की बात करती, लेकिन उनके लिए बंगाल के मुद्दे छोटे शुभेंदु अधिकारी को मुख्य मुद्दा बनाना वो एक चीज को दर्शाता है। जैसे कहते ना, शेरनी घायल हुई थी लेकिन उसके अंदर शिकारी का डर नहीं गया। घायल हुई थी लेकिन शिकारी का डर नहीं गया, तो शिकारी वो जीत तो गई, वो निकल तो गई, लेकिन उसके अंदर भाजपा का डर अभी भी है। उसको डर को निकालना पड़ेगा, उस डर को निकालना पड़ेगा। उसके साथ जनता है तो जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी जैसे बहुत सारे नेता आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ममता को अपने नेतृत्व को परिपक्व बनाना पड़ेगा, जिससे कि उनके नीचे दूसरे नेता भी जुड़ सबर के लोग या हिंदुस्तान के लोग जुड़ सके। भटनागर जी, शुभेंदु अधिकारी को वहां ना बुलाया जाता तो ये विवाद ही खड़ा ना होता, इस तरह के हालात ही ना बनते। शुभेंदु अधिकारी क्या कोई बार्ड एक्सपर्ट थे, या पश्चिम बंगाल में विशेष तौर पर कोई एक्सपर्ट वहां के हैं जो बाकी लोगों के पास जानकारी नहीं थी, वो शुभेंदु अधिकारी के पास थी? नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है ना, तो वो एक्सपर्ट थे बाढ़ के, और ना ही वो एक जल संसाधन मंत्री थे, एक नेता विपक्ष से। दूसरी चीज, जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां भी भारी भरकम नुकसान हुआ हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज क्या था कि वो देखिए एक सम्मानित नेता है पश्चिम बंगाल के, ये भी हमें बोलना नहीं चाहिए। दूसरी चीज देखिए, शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के हैं और उन्हें भी बुलाया गया था। चलिए मैं कहता हूँ ठीक है, आप बुलाया गया, आप तो विषय को आप शुभेंदु अधिकारी के आप आड़ में आप नहीं आए, आप प्रधानमंत्री जी को बदनाम करना चाहते हैं। आपके जब सचिव गृह को बुलाएगा उसे क्यों रोक देंगे? आप प्रधानमंत्री जी को नीचे दिखाना चाहते थे। आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी राजनीतिक हत्या हुई उसके विषय में आपने क्या एक्शन लिया, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे उसके विषय में भी अभी, क्योंकि वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहुत लोगों की हत्या हुई इस राजनीतिक चुनाव में और राजनीतिक जीतने के बाद भी, मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उनकी सुध लेनी भी नहीं चाहिए। और अब ये नया विवाद और शुरू करा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बाढ़ को लेके। आप शुभेंदु अधिकारी विषय बनाए जा रहे हैं, क्या सांसद मंत्री नहीं है वहाँ पे जो आए थे? क्या आपको नहीं पता कि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल कहाँ होता है, मुख्यमंत्री कहाँ बैठती है? मुख्यमंत्री की कुर्सी और शुभेंदु अधिकारी विधायक की कुर्सी, विपक्ष की कुर्सी बहुत दूरी और बहुत फर्क होता है। भटनागर जी, आप फिर से वहीं पर आ गए। देखिए, मेरी कोशिश ये है समझने की, आखिरकार उनको ना ही बुलाया गया होता है, उनको हिस्सा लेने के लिए ना बुलाया गया होता है इस सरकारी कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात
क्या आप वो प्रधानमंत्री जी से अलग विषय लेके टाइम को नहीं लेके बात कर सकते थे? अगर आप शुभेंदु अधिकारी को विषय बना, ठीक है, मैं मानता हूँ बिल्कुल मुख्य कार्यक्रम में, इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया, क्या मुख्यमंत्री कार्यालय सुनता था? क्या मुख्यमंत्री के जितने सचिव साथ चलते हैं, 4 मेयर की सिक्योरिटी में चलते हैं IAS IPS, क्या वो सो रहे थे? क्या वो एक लेटर बना के भेज नहीं सकते थे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अकेले एक कमरे में अलग बैठक करना चाहती हैं बिना विपक्ष के नेताओं के, सांसदों के? तो क्या ये नहीं हो सकता था? मगर क्या कहाँ से वो एक नाक की लड़ाई बना रखी है इस समय मुंतजी ने। मैं बड़ा स्पष्ट फिर कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। मैं मानता हूँ शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थी, मैं ये भी कहता हूँ गलत है, बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए था। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर जारी कराना चाहिए था, नहीं कराना चाहिए था अपने कार्यालय से, कि प्रधानमंत्री जी को कार्यालय को लेटर कर देते कि भाई अगर आपने इन लोगों को प्रोटोकॉल में बनाया, देखिए मुख्यमंत्री के पास पहले एक डाटा पहुंचा होगा जिसमें नाम होंगे कि कौन कौन पहुंचे, कौन कौन नहीं पहुंचेगा। अगर मुख्यमंत्री चाहती तो ऑब्जेक्शन लगा सकती थी तभी, मगर नहीं लगाया। जानकारी मिली क्योंकि दोपहर तक के बाद जानकारी सामने आ गई थी कि शुभेंदु अधिकारी वहां पर हिस्सा ले रहे हैं, और यही उसी के बाद से ये भी बयान सामने आ गया था। ममता बनर्जी ने मना कर दिया था कि वो इससे वहां पे नहीं लेंगी, खबरें सामने आ गई थी। लेकिन संजय चक्रवर्ती जी, मैं रुक एक बार फिर से आप ही का करना चाहूंगा और समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि अब स्थिति जो प्रदेश की है, जो नुकसान लोगों का हुआ है, जिस तरह की स्थिति वहां पर देखी गई है, 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात प्रधानमंत्री के सामने रखी गई है। क्या लग रहा है सर, अगर बैठक में वो होती तो ज्यादा बेहतर तरीके की मदद मिल सकती थी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरीके से आप खुद ही देख रहे हो, गुजरात को 1,000 करोड़ की मदद तुरंत दी गई है और हम लोग को 250 करोड़ की मदद दी गई। क्यों भाई? वहाँ का तूफान अलग था। अपना तो कहते गुजरात मॉडल, गुजरात सबसे ज्यादा विकसित देश है, तो गुजरात को 1,000 करोड़, हमको 250 करोड़ क्यों, उड़ीसा को 500 करोड़ क्यों? अलग अलग जगह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किस बात के लिए? आप मदद करने के लिए नहीं गए, आप वहाँ राजनीति खेलने के लिए गए थे और वहाँ पे से राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए थे और इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं कि बंगाल से हमारा एक पर्सनली टकराव है। आप 24 घंटे पहले, मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक दिन में 2 राज्य का जब दौरा कर रहे हैं तो 2 राज्य में 2 तरीके की पॉलिसी किस बात के लिए होती है, अलग अलग पॉलिसी क्यों बनती है? सिर्फ और सिर्फ मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। और शुभेंदु अधिकारी आज शाम को 4:30 बजे बाकायदा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसके बारे में पता चलेगा वो क्या बात को अपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने वाले हैं। ममता दीदी भी 3:30 बजे अपनी जो है मीटिंग करने वाली है अपने इस आपके बारस को लेकर के, मंत्रिमंडल की मीटिंग भी करने वाली है। उनके बाद डिस्कशन, उसके बाद आगे की प्लानिंग होगी कि हम किस तरीके से हम अपनी मदद को हम कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हम इसमें काम करें, किस तरीके से हम लोगों की जनता, हमारे लिए पहले है हमारे लिए पहले बंगाल की जनता। हमारे लिए इस समय राजनीति का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास चुनाव कुछ नहीं है। अभी अगले 3 साल तक हम लोग चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे, लेकिन भाजपा लगातार चुनाव, उनका लगातार चुनाव चलता रहता है। हमारे पास अब कोई चुनाव नहीं है। हमारा जो चुनाव होना था 2021 हो चुका है, अब 2024 चुनाव नहीं है। लेकिन वो उदाहरण जिस तरीके से दिया ना कि शिकार तो जो था वो खेल खत्म हो चुका है, लेकिन शिकारी का जो अभी डर है ना, वो शेरनी के मन में अभी भी है। शेरनी के मन में कोई डर नहीं है। डर असली बात जो है बिल्लियों के डर में आ गया है। शेरनी को कोई डर नहीं। शेरनी तो एक पंजा मारा और पूरा का पूरा एक साथ भाजपा को साफ कर दिया। एक पंजे में 800 MLA, MP, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, यहाँ तक कि सांसद तक हार गए, मंत्री तक हार गए और बेशर्मों की तरह मंत्री विधायक ही हारने के बाद केंद्रीय मंत्री बने पड़े हैं। संजय जी, ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। लेकिन नेपाल जी, मैं रुक आपका करना चाहूंगा, ये जो मदद का जो सिस्टम है, क्योंकि राज्यों को अलग अलग तरह की मदद का जो तस्वीर हम देखने को मिल रही है, हमने सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जिस तरीके से कहा कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ संसाधन मुहैया करा दिए जाएं, और अभी क्योंकि कोविड से जूझ रहा है देश, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या दिखाता है सर? मोदी पटनायक जी, इसमें देखिए ऐसा है, मैं एक चीज बताऊं आपको, आप व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करिए। यदि मेरा उद्देश्य समस्या का समाधान ढूंढना है तो मैं समस्या का समाधान ढूंढूंगा। यदि मेरे उद्देश्य मुद्दे को जिंदा रखना है तो फिर मुद्दे को बढ़ाता ही चला जाऊंगा, कहने के लगा। बिल्कुल। जब पहली बार प्रधानमंत्री चुनाव के टाइम हम गए थे और उस मीटिंग में ममता जी को बुलाया गया था, एक जय श्री राम का नारा लगा और ममता जी जय श्री राम के नारे को क्रोध करके उसको मीडिया का मुद्दा बनाकर वापस निकल आए। उसको वो इग्नोर भी कर सकती थी, बिल्कुल उसको इग्नोर भी कर सकती, लेकिन वो फिर मुद्दा कैसे बनता, क्योंकि उनको अपनी वोटों का ध्रुवीकरण करना। सेम उनकी यदि यही प्रतिक्रिया यहाँ पे देखिए, वो शुभेंदु अधिकारी को इग्नोर भी कर सकती, लेकिन उनको मुद्दा बनाना था। ऐसा उनको पूरे प्रकरण को मुद्दा बनाना था। जहां तक बात है बाढ़ में कितना रुपया किसको मिलेगा, ये कोई एक किस्त के ऊपर डिसाइड नहीं होता,
कल ममता जी ने उनको दिया है, हो सकता है इसका यहाँ आकलन होगा और आकलन में ये डिसाइड किया जाए किस विभाग से कितना पैसा वहां भेजा जाए। इमीडिएट राहत यदि 350 करोड़ चलेगी, हो सकता है अगली बार गुजरात को कुछ जाए, वो बंगाल चली जाए, या वो जैसी जरूरत होगी सरकार के जितने संसाधन के पास होंगे वो मुहैया कराई जाती है, प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ प्रक्रिया के ऊपर देखिए, किसान निधि के लिए पैसा ममता जी कहती है मेरे पास जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत सारे काम है। प्रधानमंत्री आवास के लिए कहते मेरे पास जरूरत नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारी चीजें है। वो बहुत सारी जगह जहाँ को जो होता है तो उनके पास बहुत पैसा आता है, जहाँ जो होता है तो कहते मेरे पास बहुत पैसा नहीं है। बिल्कुल, तो ये ऐसी प्रक्रिया नहीं चलती है। तो संविधान में विश्वास करें, प्रधानमंत्री लागू करेंगे, हम सब जगह को लागू करेंगे। नहीं, संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक बात सर ये समझना चाहता हूं आपसे कि उड़ीसा पश्चिम बंगाल, क्या उड़ीसा पश्चिम बंगाल से ज्यादा सक्षम है? वो इस तरह से जब कह रहा है कि हमें आर्थिक मदद की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ संसाधन की जरूरत है, और ऐसे में दूसरी तरफ तस्वीर हम देखते हैं वो 20,000 करोड़ का पर्चा थमाती है। सबसे पहले संसाधन इस तरह की परिस्थिति में क्या होता है, वो बचाव दल जो सिर्फ एक्सपर्ट हो, बिना किसी देरी के 3 दिन पहले सब जगह डिप्यूट कर दिए गए, मिलिट्री लगा दी गई, एनडीआरएफ के दल भेज दिए गए, उनको संसाधन से लैस कर दिया गया, प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेट करने की खातिर काम किया गया। सबसे पहली सेंसिटिविटी भारत सरकार ने दिखाई, इसके लिए ये अच्छी बात है। अब जहां तक बात है नवीन पटनायक जी की, उनको अपने सिस्टम में उनके पास एक्सपेंसेस नहीं है, उन्होंने लोगों के लिए उन्होंने अपना कलेक्शन का धंधा नहीं बनाया, उन्होंने सरकार का कलेक्शन का धंधा बनाया। सरकार का निगम सबसे अच्छा कलेक्शन यदि कहीं है पूरे प्रदेश में तो नवीन पटनायक जी के यहाँ पर है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे प्रॉपर वहां पर है, बिल्कुल भी लीकेज नहीं है। तो जब हम पार्टी वर्कर के थ्रू पैसे को बर्बाद करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं बचता। वही हाल है, वही हाल वेस्ट बंगाल का है। यकीनन। संजय चक्रवर्ती जी, आप कुछ कहना चाहते हैं आखिरी कमेंट के रूप में? मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद प्रदीप भटनागर जी का रुख करूंगा। बात तो ये है कि मैं नेपाल सिंह जी को बताऊं कि राजनीतिक विश्लेषक से ज्यादा आप जो है भाजपा के प्रवक्ता होते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। सुनिए पहली बात। तो दूसरी बात क्या है, सुन लीजिए पहली पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। अभी जो का प्रधानमंत्री के जो है भाषण में जहाँ पे जय श्री राम के नारे लगे थे, तो प्रधानमंत्री किसी मंदिर में गए थे घंटा बजाने के लिए, तो वहाँ घंटा बजा करके जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे। आप राजनीतिक मंच में गए थे, वहाँ पे प्रधानमंत्री को खुद रोकना चाहिए था, इस तरह के जय श्री राम के नारे नहीं लगना चाहिए। प्रधानमंत्री का वो बड़ा होता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। फायदा हो गया, चलो ठीक है, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो कि आप पूरे भारत के अंदर ये इस बात को लेकर नुकसान में है। आप एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर के नेता बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप अपने राज्य के लोगों की परेशानी के लिए आप थोड़ा सा मान सम्मान को लेकर अपनी ईगो को आगे रख देते हो। प्रदीप भटनागर जी का आखिरी कमेंट लेता, जवाब भी लेता नेपाल जी का भी, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा सर समय की कमी के चलते, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति जो अभी फिलहाल देखने को मिल रही है उसको लेकर अब आर्थिक मदद का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन राजनीति का जो दौर है पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान ये कब खत्म होगा देखना दिलचस्प होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।